गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 13 परीक्षा। देवगढ़ की रियासत के दीवान पद के लिए एक दयावान, उदार और वीर महापुरुष की आवश्यकता थी। पुराने दीवान सुजान सिंह सभी उम्मीदवारों की परीक्षा के बाद एक योग्य व्यक्ति चुन ही लेते हैं। नैतिक मूल्यों पर आधारित यह कहानी है, आपकी सुंदर कहानी है। आइए देखते हैं इसमें। देवगढ़ की रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह काफ़ी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने महाराज से विनती की कि वह अब कुछ समय परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं। इस कारण रियासत के लिए कोई नया दीवान चुन लिया जाए। राजा साहब अपने नीति कुशल अनुभवी दीवान का बहुत आदर करते थे। उन्होंने नया दीवान चुनने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाल दी। अगले दिन प्रसिद्ध समाचार पत्रों में देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान के लिए विज्ञापन निकला। जो सज्जन अपने आप को देवगढ़ रियासत दीवान के पद के योग्य समझते हों, वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार को परखा जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही इस पद के लिए योग्य होगा। तो ये जो कहानी है, ये देवगढ़ के रियासत के जो दीवान हैं सरदार सुजान सिंह हैं, वो काफ़ी एजड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और उन्होंने अपने राजा से विनती की कि अब मैं भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ, तो इसलिए उन्हें क्या दिया जाए, अवकाश दिया जाए। राजा भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपने दीवान की बात रखी और उन्होंने दूसरे दीवान को राज्य में घोषित करने की नियुक्ति की और इसका सारा कारोबार किस में डाल दिया, दीवान सुजान सिंह पर डाल दिया। अब दीवान ने घोषणा की कि वह व्यक्ति जो कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो और ग्रेजुएट भले ना हो, वो व्यक्ति आकर यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और 1 महीने तक उस उम्मीदवार के रहन सहन, आचार विचार को परखा जाएगा और जो व्यक्ति इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही इस पद के लिए योग्य होगा। आइए आगे देखते हैं। इस विज्ञापन ने सभी जगह तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और इतनी आसानी से मिल जाए, सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चल दिए। देवगढ़ में विभिन्न राज्यों से नए नए लोग आए। सरदार सुजान सिंह ने इन सभी आगंतुकों के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ था। हर व्यक्ति को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश में था। सब उषा के समय टहलते और अपनी हुक्का शराब की लत को छिपाते, लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। जो सरदार सुजान सिंह थे, वो उन्होंने सभी आगंतुकों यानी जो भी आए थे उनके रहने का, खाने पीने का अच्छा व्यवस्था करके रखा था और वह व्यक्ति सभी लोग अपने आप को अच्छा से अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। सभी सुबह उठ जाते और अपना जो टहलते और इसके बाद जो भी वो हुक्का पानी शराब वगैरह जो लेते थे वो उसको छुपाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन जो वो मनुष्य, वह बूढ़ा जौहरी, जो मतलब जिसे व्यक्ति की परख है, वो सब कुछ आड़ में छिपा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में से हंस कहाँ छिपा है, यानी इन व्यक्तियों में से सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि हॉकी का खेल हो जाए, शायद यह हुनर ही कुछ काम आ जाए। फील्ड बन गया और खेल शुरू हो गया। गेंद इधर से उधर ठोकरें खाने लगी। अब जो ज़्यादा कम एज वाले व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि हॉकी का खेल किया और
वहाँ पर खेल शुरू हो गया और बॉल यहाँ से वहाँ होने लगी। देवगढ़ वालों के लिए यह खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखे लोग शतरंज और ताश खेल गंभीर खेल खेलते थे। भागदौड़ के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। संध्या तक खेल चलता रहा पर हार जीत का फैसला ना हो सका। जो यहाँ पर पुराने व्यक्ति थे यानी जो वृद्ध लोग थे, ये खेल सिर्फ उन बच्चों के लिए समझा जाता था और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते थे वो क्या खेलते थे, शतरंज और ताश के खेल खेलते थे। यह खेल दिन भर चला लेकिन हार जीत का कोई फैसला ना हो पाया। अंधेरा हो गया। इस मैदान से कुछ दूरी पर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिक को नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर इस रास्ते से आया। नाले में कीचड़ था और नाले की चढ़ाई भी अधिक थी, इसलिए गाड़ी ऊपर ना चढ़ पाती थी। थोड़ी सी ऊपर चढ़कर वापस नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ही ना लेती। वह चारों ओर देखता था पर कोई सहायक नज़र नहीं आता। कुछ खिलाड़ी उधर से गुजरे पर किसी ने भी उसकी सहायता न की। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उन आँखों में स्वार्थ और मद था, सहानुभूति का नाम भी न था। अब क्या हुआ कि ये हॉकी का जो खेल खेला जा रहा था उसमें हार जीत का कोई फैसला नहीं हुआ और ये खेल होते होते क्या हो गया, शाम हो गई। और उधरी पर मैदान से कुछ दूर पर एक नाला था और उस नाले में कोई पुल नहीं था। जो राहगीर थे नाले में से चलकर ही उनको आना जाना पड़ता था। वहीं पास पर एक किसान अनाज से भरी गाड़ी को लेकर आया था और उसे ये पता नहीं था कि यहाँ पर पुल नहीं है। नाले में बहुत ज़्यादा कीचड़ थी और नाले की जो चढ़ाई भी बहुत अधिक थी, इसलिए गाड़ी ऊपर नहीं जाती थी और इसके साथ ही साथ थोड़ी सी ऊपर अगर वो जाती तो वापस नीचे आती। किसान बार बार कोशिश करता था और कोशिश करने के बाद वो गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती थी तो वो क्या करता था, बैलों को मारता था और लेकिन जो गाड़ी थी ऊपर जा ही नहीं रही थी। इसके बाद वहाँ से कुछ लोगों को आते हुए उसने देखा, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसकी सहायता नहीं की और उन लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया। आइए आगे देखते हैं। उसी झुंड में एक उदार दयालु मनुष्य भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह समस्या को समझ गया। उसने हॉकी एक किनारे रखकर कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ। वह गठे बदन का एक सुदृढ़ व्यक्ति था। किसान सिर झुकाकर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। तो जो वो खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी अच्छा व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो किसान ने कहा कि हुजूर मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन वह व्यक्ति ने उसकी मदद करी। किसकी? किसान की। युवक ने कहा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। अब जो युवक था, नौजवान था, उसने क्या कहा कि तुम गाड़ी पर जाओ और वहाँ पर बैठो और बैलों को साधो, यानी बैलों को हाँको, मैं पहिए को क्या करता हूँ, ढकेलता हूँ और इस तरह से आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। युवक घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। किसान ने बैलों को ललकारा। उसकी हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर जोर लगाया और तो गाड़ी नाले से ऊपर थी। क्या हुआ कि किसान गाड़ी पर जाकर बैठ गया और उधर इतना ज़्यादा कीचड़ था कि वो युवक घुटने तक ज़मीन के अंदर हो गया, लेकिन उसने क्या करा, अपनी हिम्मत को छोड़ा नहीं और उसने फिर से जोर लगाया और क्या करा कि गाड़ी को ऊपर ढकेल दिया। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया
और बोला, आज आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर मजाकिया लहजे में कहा, तो क्या अब मुझे कुछ इनाम देना चाहते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। यह सुनते ही युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। कहीं यह किसान सरदार सुजान सिंह तो नहीं है? अब क्या हुआ, जब वो गाड़ी निकल गई तो किसान ने उनसे कहा कि अच्छा हुआ आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया, नहीं तो मैं यहाँ पर रात भर मुझे यहीं पर बैठना पड़ता। तो जो वे युवक था उसने कहा, तो क्या आप मुझे इसके लिए कुछ इनाम देना चाहते हैं? तो किसान ने क्या कहा, नारायण चाहेंगे यानी भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, यानी जो यहाँ पर दीवान के लिए पद खाली है वो आपको ही मिलेगा। उसी समय उसी युवक ने किसान की ओर अच्छे से देखा और सोचने लगा, कहीं यह सरदार सुजान सिंह तो नहीं है। किसान उसके मन की बात भांप गया। महीना पूरा होने पर चुनाव का दिन आ गया। संध्या समय राजा का दरबार सजाया गया। सभी उम्मीदवार दिल थामकर बैठे। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मैं अब सबसे कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस पद के लिए दयावान, उदार, नेक दिल और आत्मबल से भरपूर एवं वीर महापुरुष की आवश्यकता थी। ऐसे गुण वाले व्यक्ति संसार में बिरले होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं, किंतु सौभाग्य से हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया। मैं रियासत के पंडित जानकीदास को दीवान का पद पाने पर बधाई देता हूँ। अब क्या हुआ कि वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और वो किसान को बार बार देखता रहा। कुछ ही दिनों के बाद चुनाव का समय आ गया और सरदार सुजान ने सभी के सामने वहाँ पर दरबार लगा और दरबार में सरदार सुजान ने सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और सभी से कहा कि मैं आप सबसे कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस राज्य के लिए दयावान, उदार, नेक दिल तथा आत्मबल से भरपूर एक व्यक्ति मिल चुका है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत कम होते हैं, किंतु सौभाग्य से ऐसा व्यक्ति मुझे जल्दी ही मिल गया। और उन्होंने पंडित जानकीनाथ को दीवान का पद पाने पर बधाई दी। रियासत के लोगों ने जानकीनाथ को सम्मान की दृष्टि से देखा। सरदार सुजान सिंह ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की गाड़ी नाले से निकालकर ऊपर चढ़ा दे, ऐसे व्यक्ति में सभी गुण होंगे और वह सभी का भला चाहेगा। उम्मीद है आप सब भी इस फैसले से सहमत होंगे। तो इस तरह से जो पंडित सुजान सिंह था, जो दीवान सुजान सिंह था, उन्होंने अपनी सूझबूझ से दूसरे दीवान का चुनाव कर लिया। तो बच्चों, अब इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। नीति कुशल, नीति में निपुण, पथिक, यात्री, सुदृढ़, मजबूत, मंदाग्नि, पेड़ से संबंधित रोग का एक जो नाम होता है वो है मंदाग्नि। भांपना, ढंग से जान लेना, हुनर, कारीगरी, बिरले, कम मिलने वाले, लत, व्यसन या आदत, ऊषा, सुबह। तो ये सारे शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके जो एक्सरसाइज है हम अगली क्लास में करेंगे। ओके।